हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। अब हम हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के विषय में जानेंगे। हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं सिंधु नदी के विषय में। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। इस नदी का कुल क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर है और कुल लंबाई 2,800 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 है, जबकि कुल लंबाई 1,114 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए सिंधु नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में गिलगित के नज़दीक महाखड्ड बनाते हुए अंत में पाकिस्तान में स्थित चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में बहती हुई कराची शहर के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। गिलगित, हुंजा, खुर्रम आदि इस नदी की सहायक नदी हैं, परंतु सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं वे हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सबसे पहले बात करेंगे झेलम की। झेलम नदी कश्मीर घाटी में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है और श्रीनगर व वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी का जन्म हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली दो सरिताओं चंद्रा और भागा के आपस में मिलने से होता है। ये दोनों सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में मिलती हैं। यह नदी भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आइए अब समझते हैं रावी नदी को। रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है और पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। व्यास नदी। व्यास नदी का जन्म भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने के बाद हरीके के पास सतलुज नदी में जा गिरती है। सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लॉन्गचेन खंबाव कहते हैं। यह नदी सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़, जो पंजाब में है, एक महाखड्डे से निकलती है। यह नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नदी भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। आइए सिंधु नदी के बाद अब बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3,900 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और यहीं से इसे गंगा नदी का नाम दिया जाता है। गंगा नदी हरिद्वार में पर्वतों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ से ये नदी पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और पुनः पूर्व की ओर बहती है और अंत में दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। वे धाराएं हैं भागीरथी और पद्मा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी अन्य सहायक नदी सोन है, जो गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, जबकि बाएं तट पर मिलने वाली मुख्य नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत के कई प्रमुख नगर जैसे हरिद्वार, कानपुर,
इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। आइए भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी के विषय में जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में पूर्व की ओर बहती हुई यह नदी शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा के पास पहुंचकर यह नदी यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब इस नदी में इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जैसे दिबांग और लोहित मिलती है तो असम में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप जानते हैं कि तिब्बत में इस नदी में बाढ़ नहीं आती, परंतु असम और बांग्लादेश में वर्षा ऋतु में प्रत्येक वर्ष इस नदी में बाढ़ आती है। क्या आप जानते हैं वर्षा ऋतु में प्रत्येक वर्ष इस नदी में बाढ़ क्यों आती है? जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क प्रदेश है, अतः इस क्षेत्र में इस नदी में जल व सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। परंतु जब यह नदी भारत में बहती है तो यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर बहती है, अतः इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इस नदी की सतह के स्तर में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसके साथ साथ यह नदी बार बार अपना मार्ग भी बदलती है। असम में यह नदी अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण भी करती है। उदाहरण के लिए माजुली द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। हिमालय अपवाह तंत्र को समझने के बाद अब हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों की विशेषता यह है कि यह एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी भी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। नर्मदा और तापी नदियों को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं।